सभी विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। आपका हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साथियों पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय को, चाहमान वंश की श्रृंखला पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें हमने बीसलदेव अर्णोराज, बीसलदेव चतुर्थ और अब है पृथ्वीराज तृतीय, जो इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा माने जाते हैं। इनकी तिथि 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक मानी गई है। इन्हीं के समय में हमारे देश पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे और हमारे देश का इन्हीं की हार से देश का इतिहास ही बदल गया। तो आज हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय को। इनके कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जिनके आधार पर हम इनके जीवन को, इनके प्रशासन को, जीवन को देखेंगे। नागार्जुन का दमन, जो उनके चचेरे बड़े भाई थे, उनका दमन। फिर होता है मोहम्मद गोरी का आक्रमण पृथ्वीराज तृतीय के राज्य पर और भादानक राज्य पर आक्रमण, चंदेल वंश से युद्ध, फिर होता है चालुक्यों से युद्ध। उसके बाद होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो होता है 1191 ईस्वी में। फिर पृथ्वीराज और जयचंद्र, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में और पृथ्वीराज का मूल्यांकन, यहीं से पृथ्वीराज का अंत भी हो जाता है, चाहमान वंश का भी अंत होता है। तो यहाँ से आज हम इनको देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात मित्रों, ये कुछ काल तक चाहमान वंश में अपेक्षाकृत छोटे राजा हुए, परंतु 1177 ईस्वी में पुनः एक अत्यंत प्रतापी राजा का उदय हुआ। यह पृथ्वीराज तृतीय के नाम से इतिहास में विख्यात है। यह सोमेश्वर का पुत्र और विग्रहराज चतुर्थ का भतीजा था। सोमेश्वर उसका भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का उसका पुत्र था। वह 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। जब 15 वर्ष का बालक ही था तभी पृथ्वीराज को गद्दी संभालनी पड़ी। अतः 1 वर्ष तक उसकी माता कर्पूर देवी ने मंत्री कदम्ब वास के साथ मिलकर राज्य कार्य को संभाला। कभी कभी क्या होता था, जब राजा अल्पायु होते थे तो उनकी माताएं, जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते थे, विकसित नहीं हो जाते थे, युवा नहीं हो जाते थे, उनका राज्यकाज उनकी माताएं, वीर माताएं संभालती थी। तो इसी प्रथा के अंतर्गत इनकी माता कर्पूर देवी ने 1 वर्ष तक राज्यकाज संभाला। जब ये 16 वर्ष के हुए तो उनको गद्दी सौंप दी उन्होंने। इसने भुवनायक मल्ल को अपना सेनापति नियुक्त किया। किसने? कर्पूर देवी ने। और जो कर्पूर देवी के चाचा हुआ करते थे भुवनायक मल्ल, उनको उन्होंने अपना विश्वसनीय माना और सेनापति बनाया। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। नागार्जुन का दमन। अब नागार्जुन कौन है? विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र नागार्जुन ने पृथ्वीराज से विद्रोह कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था और उसने पृथ्वीराज से विद्रोह कर दिया और सिंहासन पर बैठने की चेष्टा की तथा गुड़पुर पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज दासों ने उस पर आक्रमण किया। नागार्जुन भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, परंतु उसके बहुत से सहयोगी पकड़े गए और मृत्युदंड देकर उनके सिर अजमेर के फाटक पर लटका दिए गए। हम जानते हैं कि चाहमान वंश के पृथ्वीराज जो है ये शाकंभरी शाखा के राजा थे, महाराज थे। तो उनका क्षेत्र जो है सपाद लक्ष्य भी कहलाता था, क्योंकि 1.25 लाख गांव थे उनके क्षेत्र में। और अजमेर या अजय मेरू उनके पूर्वज के द्वारा बसाई हुई नगर थी, बसाया हुआ नगर था, जिसका नाम आज वर्तमान में हम अजमेर के नाम से जानते हैं। उस समय अजमेरू कहा जाता था। मेरू अर्थात होता है पर्वत, अजय नाम से। अब होता है मोहम्मद गोरी का आक्रमण। इसी समय मोहम्मद गोरी के ने चाहमान वंश की दूसरी शाखा, चाहमान वंश की देखिए 2 शाखाएं हमको ज्ञात होती हैं। एक तो है शाकंभरी की शाखा जिसमें हम पढ़ रहे हैं जिनको, और दूसरी है नाडोल या नड्डूर की शाखा। तो चाहमान वंश की दूसरी शाखा को मोहम्मद गोरी ने, जिसको नाडोल की शाखा कहते हैं, उसको हराकर जो गुजरात में राज्य करते थे, गुजरात पर आक्रमण करके सोमेश्वर मंदिर को लूटा। सोमेश्वर के शिव के मंदिर को लूटा, क्योंकि ये लूटने ही आए थे जो आक्रमणकारी थे, और मारवाड़ पर आक्रमण किया। उसके बाद तो पृथ्वीराज सैनिक तैयारी कर ही रहा था कि उसे यह सूचना मिली कि गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को
हराकर भगा दिया है अपने देश से। उसको सूचना मिली। तो यह युद्ध आबू पर्वत के पास हुआ था। राजस्थान में है आबू पर्वत, गुजरात राजस्थान की सीमाओं के पास। तो वहां पर यह हुआ था जहां पर मूल राजद्वितीय ने, जो पश्चिमी चालुक्यों के वंशज थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार तो हरा ही दिया। और डॉक्टर पांडे के अनुसार इस युद्ध का संचालन अल्पवयस्क राजा, वो भी कम उम्र का ही था, मूल राज की ओर से उसकी माता नाइकी देवी ने किया था। और नाइकी देवी इतनी वीर महिला थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे दुर्दांत आक्रांता को भगा दिया। अब इनका होता है भादानक राज्य। भादानक राज्य कहां पर है? ये राजस्थान में ही है। भादानक वंश मथुरा और भरतपुर प्रदेश में राज्य कर रहा था। ठीक है, मथुरा से लेकर भरतपुर तक का प्रदेश जो है वो भादानकों का था। तो पृथ्वीराज ने उस पर आक्रमण किया और उससे पराजित किया। चंदेल वंश से इनका अब युद्ध देखिए। चंदेल वंश से युद्ध। जिनपाल की खरतर गच्छ पट्टावली नामक एक ग्रंथ है, जिनके रचयिता है जिनपाल। उसका कथन है कि पृथ्वीराज ने दिग्विजय की थी, परंतु यह ग्रंथ सभी राजाओं के नाम नहीं बताता है जिनसे पृथ्वीराज ने युद्ध किया। परंतु यह निश्चित है कि पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड राज्य पर आक्रमण करके चंदेल राजा परमर्दी को पराजित किया था। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो का कहना है, पृथ्वीराज रासो में यह वर्णन दर्ज है और वहां पर कहा गया है कि परमर्दी, जो कि चंदेल वंश के अंतिम राजा थे, उन्होंने बनाफर वंश के दो भाइयों आल्हा और उदल की सहायता से पृथ्वीराज का सामना किया, पर वे पराजित हुए और दोनों वीर इस युद्ध में मारे गए। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। बुंदेलखंड में आज भी आल्हा और उदल के गीत, वीरता के गीत गाए जाते हैं चंदेल वंश में। तो ये इनका अंत पृथ्वीराज चौहान ने ही चंदेल वंश का अंत किया था, आल्हा और उदल को मारकर और परमर्दी, उनके शासक परमर्दी को मारकर। ठीक है, अब इनका होता है चालुक्यों से युद्ध। 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य मूलराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात, चालुक्य मूलराज द्वितीय जो था अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो उसका छोटा भाई भीम द्वितीय राजा हुआ। इस समय नाडोल के चाहमान, जो चाहमानों की दूसरी शाखा थी, नाडोल के चाहमान आबू पर्वत के परमार चालुक्य वंश के अधीन थे। आबू पहाड़ के जो परमार थे मालवा के और चालुक्य वंश के अधीन थे। कौन? नाडोल के चाहमान। अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि पृथ्वीराज ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था। प्रारंभिक युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों में संधि हो गई, इसमें पश्चिमी चालुक्यों में और चाहमानों में। ठीक है, अब आता है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में संपन्न हुआ। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चाहमान राज्य पर आक्रमण किया और तबर हिंद को सर हिंद भी कहते थे, तबर हिंद या सर हिंद पर अधिकार कर लिया इसने मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को रोकने के लिए तत्काल प्रस्थान किया और तराइन के मैदान में यह युद्ध हुआ। राजपूतों की असीम वीरता के आगे मुसलमानों के पैर उखड़ गए, परंतु मोहम्मद गौरी ने सामंत गोविंद राज के ऊपर भाले से वार किया। जो चाहमानों के सामंत थे उनके ऊपर भाले से वार किया, जिससे उनके 2 दांत टूट गए। गोविंद राज ने गौरी पर प्रत्याक्रमण किया, जिससे गौरी घायल हो गया। वह घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक खिलजी सैनिक ने उसे घोड़े पर कूदकर सहारा दिया और युद्ध भूमि से उसे भगा ले गया। इसको मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि से भगा ले गया। इस प्रकार पृथ्वीराज की इस युद्ध में विजय होती है और पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया। यहाँ पर उसने सबसे बड़ी उसकी गलती इतिहास में यही मानी जाती है कि शत्रु को अवश्य ही छोड़ना नहीं चाहिए, पर उसने उसका पीछा नहीं किया, भाग जाने दिया। मिनहाजुद्दीन जो अरब लेखक हैं, उनका कहना है कि गौरी की पराजित सेना बिना भारतीय प्रतिरोध के ही वापस चली गई। अब पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी तो चले गए। अब कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था इस समय, जिनके राजा इस समय जयचंद्र हुआ करते थे। उनका और पृथ्वीराज तृतीय का बड़ा गहरा शत्रुता का संबंध इतिहास में दिखाई पड़ता है। कैसे? पृथ्वीराज और जयचंद्र अपने समय के दोनों शक्तिशाली राजा थे। पृथ्वीराज ने अपनी अदूरदर्शिता के कारण शत्रुता को बढ़ावा दिया। उसने तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया। कहा जाता है कि संयोगिता का एक स्वयंवर हुआ जिसमें उसने उसका हरण कर लिया। परिणाम स्वरूप
जयचंद्र उसका कट्टर शत्रु बन गया। पृथ्वीराज रासो का कथन है कि उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया। अब ये पृथ्वीराज रासो कह रहा है। अब आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गोरी ने पुनः एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इसके बाद उसके पास इस समय उसके पास विशाल सेना थी। इसके पास मोहम्मद गोरी के पास। पृथ्वीराज भी अपने 150 सामंतों के सहयोग से, सामंत जो है वो बड़े राजा के नीचे काम करते थे और अपनी अपनी एक छोटी सेना रखते थे, तो 150 सामंतों के सहयोग से पृथ्वीराज ने भी अपने बहुसंख्यक पैदल, 3 लाख घुड़सवार, 3000 गजारोही और अनेक राजा लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। गोरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज के पास इस्लाम स्वीकार करने या युद्ध करने का संदेश भेजा। कहा या तो इस्लाम स्वीकार कर लो और या फिर युद्ध करो। पृथ्वीराज ने गोरी से कहा कि वह तबर हिंद लेकर संतुष्ट हो जाए और युद्ध छोड़ दे। गोरी ने छल से काम लिया। यहाँ पर उसने पृथ्वीराज से कहलाया कि मैं आपकी सलाह मानता हूं, पर अपने भाई से परामर्श करके आपको उत्तर देता हूं। पृथ्वीराज की सेना असावधान हो गई। अब यह हुआ कि जब तक जवाब आएगा तब तक तो कोई आक्रमण होगा नहीं, तो ये सोचकर पृथ्वीराज की सेना असावधान हो गई। आराम से खाई पी और सोने लगी शिविर डाल के। जब सेना आराम करने लगी तो धोखे से गोरी ने आक्रमण कर दिया। इस समय पृथ्वीराज सो रहा था, परंतु उसने असीम साहस का परिचय देते हुए अपने अश्वारोहियों की सहायता से मुस्लिम सेना को खदेड़ दिया। मोहम्मद गोरी ने एक बार देखिए फिर से खदेड़ दिया उसने। मोहम्मद गोरी ने अब दूसरी योजना बनाई। उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांट दिया। 4 भागों में राजपूतों पर 4 दिशाओं से आक्रमण किया। जब राजपूतों ने प्रत्याक्रमण किए तो पीछे से हटने का बहाना करने लगे। मुस्लिम आक्रमणकारी पीछे हटने का बहाना करने लगे, तो राजपूत सेना को ये लगा कि हम तो वीर हैं और इनको हम हटा रहे हैं। इस प्रकार तीसरे पहर तक युद्ध होता रहा। जब गोरी ने देखा कि राजपूत सेना बहुत थक गई, पूरा दिन युद्ध करते करते सारे सैनिक उसके बहुत थक गए, तब उसने अपनी 5वां जो टुकड़ी थी सुरक्षित सेना, उसको उसने राजपूतों पर अचानक से धावा बोल दिया। उस 5वीं टुकड़ी द्वारा अचानक से धावा बोल दिया गया। इस आक्रमण को राजपूत सह नहीं पाए। लगभग 1 लाख राजपूत मारे गए इस युद्ध में। इसमें दिल्ली का राजा गोविंद राज भी था। पृथ्वीराज ने हाथी से उतरकर एक घोड़े पर चढ़कर युद्ध भूमि से भागने की चेष्टा की, परंतु मुस्लिम सैनिकों ने उसे सरस्वती के तट पर घेर कर बंदी बना लिया और कुछ दिन बाद गोरी की आज्ञा से उसकी हत्या कर दी गई। मुसलमानों की इस जीत ने भारत विजय का रास्ता खोल दिया। गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन तारीखे फरिश्ता, तबकाते नासिरी आदि ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पृथ्वीराज की थोड़ी सी लापरवाही से ही भारत का इतिहास बदल गया। अगर उसने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती तो शायद इतिहास की कहानी कुछ अलग होती है। अब हम पृथ्वीराज का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय की गणना भारत के महान सेनापतियों में होती है। वैसे तो वो बहुत वीर था। उसने अपनी वीरता का परिचय देते हुए भादानकों, चंदेलों और मुसलमानों को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी विजय चाहमान वंश के लिए ही नहीं वरन समस्त भारतवर्ष के लिए एक गौरवमयी घटना थी। योद्धा होने के साथ साथ वह विद्यानुरागी भी था। उसकी सभा में पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद बरदाई तथा पृथ्वी भट्ट रहते थे। चंद बरदाई का एक बड़ा प्रसिद्ध है मित्रों दोहा कि 4 हाथ कि इनको जब पकड़ ले गए गोर प्रदेश में, मोहम्मद गोरी के सैनिक पकड़ कर अपने प्रदेश में ले गए, तो वहां पर कहते हैं ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ था सुल्तान गोरी और नीचे ये बंदी बनाकर हाथों में पट्टी बांधकर बैठाए गए थे बंदी के रूप में। यहाँ पर वो कविता पढ़ते हैं कि 4 हाथ 24 गज
अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, अब न चूक चौहान। कहा गया है कि इस इशारों को समझकर पृथ्वीराज ने वहीं से तीर चलाया और मोहम्मद गोरी की भी वैसे उसी समय संभवतः मृत्यु हो गई थी। पर ये संदेहास्पद है, हालांकि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा इतिहास में ज्यादा प्रमाणित नहीं होता। तो चंद बरदारी तथा पृथ्वी भट्ट जैसे विद्वान उसके सभा में रहते थे। फिर भी पृथ्वीराज के चरित्र में अनेक दोष देखे जाते हैं। एक राजा होने के नाते उसका खुद पर नियंत्रण होना चाहिए था, जो उसमें नहीं था। कहा गया है कि इंद्रिय विजेता ही राजा बन सकता है, इंद्रिय विजेता ही राजा के कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, वह राजा होने के योग्य ही नहीं। वह अदूरदर्शी राजा था। मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय राजाओं का संघ बनाने की उसने चेष्टा नहीं की। जिस समय मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय उसने मूलराज द्वितीय अर्थात चालुक्यों की कोई सहायता नहीं की थी। वो पहुंच ही नहीं पाया था वहां तक। चंदेलों पर आक्रमण करके तथा जयचंद्र गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उसने अपने समय के दो शक्तिशाली राजवंशों से शत्रुता मोल ले ली थी। अतः मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध चालुक्यों, चंदेलों और गहड़वालों ने पृथ्वीराज को कोई सहायता नहीं दी, कोई भी सहायता नहीं दी। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वीराज ने मुस्लिम सेना को नष्ट नहीं किया, वरन उसे जाने दिया। बचकर आराम से वो निकल गई, उसे जाने दिया। यही नहीं, इस सफलता के पश्चात वो निश्चिंत होकर अपनी नवविवाहिता पत्नी संयोगिता के साथ रास रंग में खो गया। वो भूल गया कि हम उसे शत्रु दोबारा आक्रमण कर सकता है। मोहम्मद गोरी की संधि वार्ता में पढ़कर भी उसने भारी भूल की। वो जानते थे कि वो लोग सच नहीं बोलते हैं और वह कपटी हैं, फिर भी उसने उनके कहने को सच मान लिया और संधि वार्ता में उसने इंतजार किया कि शायद अपने भाई से बात करके वो फिर कोई बात आगे बढ़ेगी, अभी युद्ध नहीं होगा। मुस्लिम सेना उसके शिविर तक आ गई और वह पड़ा सो रहा था। ये उसके लिए कदापि विरोचित नहीं था। वो एक राजा था, उसका नींद पर कोई अधिकार नहीं था। उसकी पराजय न केवल चहमान वंश के लिए वरन संपूर्ण भारत वर्ष के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में वर्णन। तो मित्रों, आपको अच्छा लगा हो इसे अवश्य ही पढ़िए, लाइक करिए, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर नए हो छात्र लोग तो या जो भी आप सब्सक्राइब करना चाहें अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।